नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल छत्तीसगढ़ पूरा खबरों से भरा हुआ था। छत्तीसगढ़ की टीम राजस्थान या दूसरी जगहों पर जाकर भी कार्रवाई कर रही थी। कुछ ऐसे अफसर हैं छत्तीसगढ़ के, जेलों में बंद हैं आईएएस अफसर। समीर बिश्नोई, रानू साहू और एक डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया 5 बरस भूपेश बघेल की सरकार को चलाती थी। ये सौम्या चौरसिया डिप्टी कलेक्टर रैंक की अफसर हैं। ये 2 आईएएस हैं, समीर बिश्नोई, रानू साहू। इन तीनों के रिश्तेदारों के यहाँ, इनके घरों पर, इनके परिवारों के यहाँ छापे मारे गए हैं। ये पहले से जेल में है, ईडी के जेल में डाले हुए जेल में हैं ये। ईडी ने इनको जेल में बंद किया था कोयला घोटाले में। कोयला घोटाले का जो पैसा था 500 करोड़ रुपया का शायद ईडी का अंदाज था। उस पैसे से इन लोगों ने बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी हैं अपने परिवार के नाम पर, अपने नाम पर। सब में इनमें से हर एक ने करोड़ों की खरीदी हैं ज़मीनें। समीर बिश्नोई उस समय डायरेक्टर माइनिंग थे जब ये कोयला घोटाला हुआ पूरा। असल में घोटाला कुछ नहीं था, वो रंगदारी वसूली का मामला था और उसके लिए एक सरकारी नियम को बदलने का काम किया था समीर बिश्नोई ने। आईएएस हैं ये। इनकी पत्नी और इन्होंने बैठ के करोड़ों की ज़मीनें खरीदी थी। 2 नंबर में पैसा दिया था इनको, खुद को 2 नंबर में बहुत सारा कोयला उगाही का पैसा मिला था। वैसा ही रानू साहू को मिला, वैसा ही सौम्या चौरसिया को मिला। ये ईडी का कहना है। कोर्ट में अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन ईडी ने कोर्ट में ऐसे ढेर सारे सबूत दिए हैं। ये सबूत दिए हैं कि इन तीनों अफसरों के परिवारों के नाम पे इतनी ज़मीनें खरीदी गई हैं जो इनके आय के जो जाहिर तौर पर जो सोर्स हैं उनसे कई गुना अधिक है। मुझको जो ध्यान है वो ये है कि सरकारी विभाग जो छापा मारते हैं या जांच एजेंसियां, वो ये मान कर चलते हैं कि आपकी तनख्वाह जो आती है उसके 65% में आप जिंदा रह सकते हो, अपना घर बार चला सकते हो और 35% आप बचा सकते हो। लेकिन अब इन लोगों के जो आंकड़े मैंने देखे हैं वो ये है कि इनको मान लीजिए 30 लाख रुपए किसी एक दौर में इनको तनख्वाह मिली है, तो इन्होंने 5 करोड़ की ज़मीन खरीद ली है। कुछ इस तरह का है। अनुपातहीन संपत्ति कहते हैं इसको, डीए केस, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट। ऐसा केस इनके खिलाफ है। और भी हैं बहुत सारे छोटे छोटे माइनिंग के, बहुत सारे और अफसर हैं। एक कोई त्रिपाठी नाम का अफसर है इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज का। पता नहीं टेलीफोन की हालत देश में कैसी है, लेकिन वो टेलीकॉम सर्विस का ऑफिसर यहाँ आकर वो लंबे समय से, बरसों से दारू का ही धंधा चला रहा है। ये रमन सिंह की सरकार के समय भी था, भूपेश बघेल की सरकार में तो पूरे 5 बरस दारू का जितना घोटाला हुआ, नकली दारू बनाई गई, जितना कुछ हुआ है। और ये झारखंड सरकार का कंसल्टेंट भी बन गया था, सलाहकार। 1 करोड़ रुपए फीस मिली थी। अभी मैं देखता हूँ जिस अंदाज में ये बैठे हुए दिखता है अदालत के बाहर पत्थर की बेंच पर, वहाँ भी हंसते हुए दिखता है। कई बार महीनों से, शायद साल भर से ज़्यादा से जेल में है, लेकिन हंसी गई नहीं है चेहरे से। मैं सोचता हूँ किस तरह की एक बेशर्मी लगती होगी कि करोड़ों रुपए के साथ पकड़ाएं, भ्रष्टाचार आपका पकड़ाए, भ्रष्टाचार में आपको जेल डाला जाए, इसके बाद भी आप हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो। एक अलग किस्म की धातु के बने हुए रहते होंगे ये लोग, एक अलग मेटल के बने हुए हैं ये। मैं सोच रहा हूँ आय से अधिक संपत्ति का हौसला आता कहाँ से है ये कोई अनोखी बात नहीं है। बहुत सारे अफसर ऐसा करते हैं, मेरी जानकारी में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास की जगहों पर बहुत सारे ऐसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसर हैं। राज्य सेवा के भी बहुत सारे अफसर हैं जिन्होंने करोड़ों की ज़मीनें खरीदी हैं। कोई रिश्तेदारों के नाम पे लेते हैं, कुछ लोगों ने दोस्तों के नाम पे भी ली है। दोस्तों के नाम पे ली हुई ज़मीनें डूब गई हैं। बहुत सारी दोस्तों ने हाथ झाड़ लिए, कहा कि ये तो हमारे पैसे की ज़मीन है, तुम्हारा कभी जा भी नहीं सकते, कहीं 2 नंबर का पैसा है, दोस्त के नाम पे पूंजी निवेश किया था, कहीं जा भी नहीं सकते।
आय से अधिक संपत्ति जो है कोई बहुत अनोखी और अनहोनी बात नहीं है। बहुत सारे अफसर ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे नेता भी ऐसे मिलेंगे जिनका आय से बहुत अधिक संपत्ति जिनकी है। नेताओं का थोड़ा खप जाता है क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी जैसे, सरकारी अधिकारी जैसे सेवा शर्तों से उतने बंधे हुए नहीं रहते हैं, तो नेताओं की संपत्ति खप जाती है। ज़्यादा संपत्ति रहती है, जुर्म का सुराग उनके घर तक पहुंच जाता है तो वो भी जेल जाते हैं। कई लोग जेल गए हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि आय से अधिक संपत्ति कमाने वाले अफसर जो हैं, ये तो ऑल इंडिया सर्विस से भारत में जो अफसरशाही का एक आयरन स्ट्रक्चर कहा जाता था, फौलादी ढांचा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त, नेहरू के वक्त ये ढांचा बना था, फौलादी ढांचा, कि ये केंद्र को भी संभालेंगे, राज्यों को भी संभालेंगे, राज्य से केंद्र आते रहेंगे, केंद्र से राज्य चले जाएंगे, ये राजनीतिक प्रभाव से, दबाव से मुक्त रहेंगे, इनकी तनख्वाह, इनके अधिकार, इनके बंगले सब कुछ इसी हिसाब से तय किए गए थे कि ये अगर ईमानदार रहना चाहें तो इनको कोई कमी ना रहे, ये जी सकें ईमानदार रहते हुए। ऐसा भी नहीं है कि हर अफसर जो है उसकी अनुपातहीन संपत्ति है। मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है जो अपनी अनुपात की संपत्ति में ही, जो अपनी तनख्वाह में ही गुजारा करते हैं, उनको भूखे मरते नहीं देखा है। उनके घरों में मैंने खाया भी है, भूखे नहीं मरते हैं। तनख्वाह इतनी रहती है कि ना नौकरी में रहते हुए भूखे मरते, ना नौकरी जाने के बाद पेंशन पे जीते हुए भूखे मरते। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाओं के अफसरों का इतना ख्याल रखती है कि भूखे मरने की नौबत नहीं आती है कभी भी। उनका काम चल जाता है, ईमानदारी का साथ निभ सकता है अगर वो चाहें तो। लेकिन हालत ये है कि जो प्रशिक्षणार्थी रहते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो प्रशिक्षणार्थी रहते हैं, जिनको केवल काम सीखना है, अभी उनको अधिकार नहीं दिए गए, केवल काम सीखना है, उस जगह पे ही महाराष्ट्र की एक लड़की का आपने देखा, आईएएस लड़की थी, उसने क्या बवाल खड़ा किया था, ऐसा ऑफिस चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, इस पे लाल बत्ती चाहिए, लगा हुआ बाथरूम चाहिए, फलाना चाहिए। ज़्यादा बवाल हुआ, जांच हुई, उसकी आईएएस की नौकरी भी गई, माँ बाप भी गिरफ्तार होने के उसमें हैं, उन्होंने भी कई तरह के गलत काम किए थे। ये लड़की खुद जो है इसके खिलाफ गलत विकलांगता सर्टिफिकेट, गलत कोई और सर्टिफिकेट, ऐसे कई तरह के जुर्म दर्ज हो गए हैं। आईएएस की नौकरी जा चुकी है। हसरत इतनी रहती है, उसको हवस कहना ठीक है, और ज़्यादा खा लूँ, और ज़्यादा कमा लूँ। अब पूरी ज़िंदगी पड़ी थी उस लड़की के सामने, पूरी ज़िंदगी पड़ी थी कमाने के लिए, नहीं रह पाए। छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर था, इतनी कम उम्र में आईएएस हो गया था कि मुझको लगता था कि अगर चीफ सेक्रेटरी बनेगा जब आखिर में जाकर, कई साल, 4-5 साल चीफ सेक्रेटरी रह सकता है। जब कभी उसकी बात होती थी तो मैं लोगों को कहता था कि ये अफसर अगर चीफ सेक्रेटरी बना तो 4-5 साल भी चीफ सेक्रेटरी रहता है, इतनी कम उम्र में आईएएस बन गया है ये, अगर तब तक जेल नहीं गया तो। ये लाइन में हर बार जोड़ता था क्योंकि मुझको खबरें सुनाई पड़ते रहती थी कि उसके भ्रष्टाचार का क्या हाल है। पूरी तरह से भ्रष्ट था। स्वास्थ्य विभाग, जिसमें बहुत गरीब मरीजों के लिए जो मशीनें खरीदी जा रही हैं उसको नकली खरीदता था, दवाइयाँ नकली खरीदता था, चारों तरफ से पैसा खाता था। आखिर में अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया, नौकरी से शायद बर्खास्त भी हो गया। पता नहीं इतनी बेइज्जती के साथ लोग अपने शहर में कैसे रहते हैं। इसी प्रदेश का, इसी शहर का था वो। क्या ऐसी जरूरत है इतनी कमाई की, इतने हवस की, ये समझ नहीं पड़ता है। तो जिन 3 लोगों के यहाँ इनके 24 ठिकानों पर छापे पड़े हैं कल, ये राज्य की एजेंसी एसीबी ईओडब्ल्यू, ईडी की कार्रवाई अलग चल रही है, राज्य की एजेंसी जो है एसीबी ईओडब्ल्यू, उसने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले रजिस्टर किए हैं।
आपको ध्यान होगा, अगर आपको ने कुछ महीने पहले की मेरी बात सुनी होगी तो मैंने कई बार इस बात को कहा था और अखबार में लिखा भी था कि ईडी के पास कुल एक कानून है, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जो जुर्म से कमाया गया पैसा है, उस पैसे को कहाँ डाला गया है, केवल उतना ही काम कर सकती है ईडी। तो मैंने ये सवाल कई बार उठाया था, कुछ एक चैनलों ने मुझको इंटरव्यू किया था अपने अखबार में लिखते हुए, यहाँ पर एडिटोरियल में या किसी डिस्कशन में मैंने कहा था कि इनका जो जुर्म है उसमें पीएमएलए से परे भी कई किस्म के जुर्म हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। कौन सी एजेंसी जांच करेगी, क्योंकि ईडी तो नहीं कर सकती। और केस उस समय सीबीआई को दिया नहीं गया था, भूपेश बघेल की सरकार थी जिसने सीबीआई को दी गई स्थायी इजाजत जो थी कि यहाँ आके वो जांच कर सकती है, उसको हटा दिया था भूपेश बघेल की सरकार ने। तो ऐसे में जब सरकार बदली और भाजपा की सरकार यहाँ पे आई, तभी कांग्रेस की 5 साल की सरकार के दौरान जो ये काम हुए थे, जितने तरह के जुर्म हुए थे, भ्रष्टाचार हुए थे, इस पे राज्य की एजेंसी ने जुर्म दर्ज किए। इसके पहले तो जो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, आपको ध्यान होगा कि अभी जो 2 जांच एजेंसियां, एसीबी और ईओडब्ल्यू, ये जो जांच एजेंसियां ये केस पूरे दर्ज कर रही है, छापे मार रही है, अलग से गिरफ्तारियां कर रही है, यही 2 एजेंसियां उन 5 सालों में आज के जो मुलजिम हैं, आज के जो अभियुक्त हैं, यही लोग चला रहे थे उन एजेंसियों को। वही लोग हाँक रहे थे, वही तय कर रहे थे कि इस एजेंसी के किस गवाह को दबाया जाए, कुचला जाए, वकील को कैसे प्रभावित किया जाए। जिनके ऊपर आरोप थे, जो अभियुक्त थे, वही अभियुक्त उन एजेंसियों को चला रहे थे, वही उसके मुखिया थे। इसलिए आज जब एक नई सरकार, उन एजेंसियों का नया मुखिया एक नए हौसले के साथ जब कार्रवाई कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारी संपत्ति मिल रही है। अब मुझको ये हैरानी होती है कि एक भ्रष्ट अफसर तो जिस कुर्सी पर जहां बैठेंगे वहां भ्रष्टाचार ही करेंगे। मैं एक दिलचस्प किस्सा आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ की एक आईएएस अफसर एक जिले में कलेक्टर थी। वहां उसने, जिसको रेत की खदान मिली थी, कोई लॉटरी वगैरह निकली होगी भूपेश गवर्नमेंट के समय की, रेत की खदान जिसको मिली थी, उस खदान की लीज पर दस्तखत करने के लिए 4 लाख रुपए लिए। ध्यान से सुनिएगा। उस अफसर का पति एक दूसरे जिले में कलेक्टर था, जिसको पत्नी के जिले में खदान मिली थी 4 लाख रुपए देकर कलेक्टर को, जिसने दस्तखत करवाए थे लीज पर। उसी को एक खदान पति के जिले पे भी मिली थी, उसकी लीज पहले हो गई थी। थोड़ा रहम दिल था पति कलेक्टर, उसने कुल 2 लाख रुपए में दस्तखत कर दिए थे लीज पर। ध्यान से सुनिएगा। जब पत्नी को 4 लाख रुपए मिले तो जाहिर है पति पत्नी क्या करेंगे, जो लाखों रुपए रोज कमाते हैं, क्या करेंगे, घर पे बात तो करेंगे कि ये 4 लाख रुपया फलाने के रेत खदान के लीज का है, इसको रखो, ठिकाने लगाओ, जहां भी ठिकाने लगाना होगा। क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है कि पति पत्नी एक दूसरे से पूरा छुपा भी नहीं पाते होंगे। तो पति हैरान रह गया। उसने कहा कि 4 लाख रुपया दिया है रेत खदान के लीज का, मुझको तो मेरे जिले में 2 लाख रुपया दिया है। तो पति के जिले में माइनिंग ऑफिसर ने रेत खदान पाने वाले को अगले दिन बुलाया और कहा कि तुमने उस जिले में 4 लाख रुपया दिया है। तो उसने कहा मैं तो यहां दे चुका हूं, पहले लीज हो चुकी है मेरी, अब क्यों बात कर रहे हो। बोला नहीं, साहब ने कहा है कि 2 लाख रुपया और ला के दो, तुमने वहां 4 दिया है, यहां 2 दिया है, हमको धोखा देते हो, हमको धोखेबाज कहीं के। 2 लाख रुपए और ला के दो साहब को। मरता क्या न करता, उसने 2 लाख रुपए और पहुंचाए।
अब सोचिए इस बात को, इस अंदाज में आईएएस अफसर कमाई कर रहे थे, इस अंदाज में कमाई कर रहे थे। भूल चूक लेना देना जैसा था कि पहले आपसे कम ले लिए थे, अब लाके और दो। तो अनुपातहीन नहीं बनेगी संपत्ति तो क्या बनेगी? इस बात को जो लोग सुन रहे होंगे अफसर, वो हिसाब लगा रहे होंगे, कौन कहाँ पति, कौन कहाँ पत्नी, कौन जिले में कैसा, लगाते रहे हैं हिसाब। सबको मालूम भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। बाग तो सारा जाने हैं ऐसा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। इस तरह का हाल रहता है सरकार में भ्रष्टाचार का। मैं ये सोचता हूं कि जो लोग भ्रष्ट हैं इस दर्जे के, ये तो जिस कुर्सी पे रहते हैं वहां कमाते हैं। इनको पंचायत समाज कल्याण विभाग मिल जाए, ये उसमें भी कमा लेते हैं। जो वृद्ध विकलांग अकेली रह गई महिलाओं के लिए जो पेंशन रहती है, ये उसमें भी कमा लेते हैं। ये सब चीज में कमा लेते हैं। ये तिपहिया की साइकिल विकलांग लोगों को देते हैं, उसमें भी कमा लेते हैं। सब में कमाते हैं, किसी में नहीं छोड़ते। एक दिलचस्प बात आपको बताता हूं। एक परले दर्जे का भ्रष्ट अफसर, छत्तीसगढ़ का सबसे भ्रष्ट में से एक आईएएस अफसर, जब उसके भ्रष्टाचार के बारे में हमारे यहाँ खबरें छपी और पुख्ता जानकारी के साथ छपी, बाद में उसी में निलंबन हुआ, उसी में गिरफ्तारी हुई, उसी में मामला चला, उन्हीं खबरों के आधार पर। तो मुझसे एक बार मिलने की कोशिश की उन्होंने, एक बीच में कोई दोस्त था उसके मार्फत से, तो मुझको मिलने में इनकार नहीं था। मैंने कहा कि एक कॉफ़ी की जगह है, कॉफ़ी शॉप है, कैफ़े है, सड़क से दिखता है, पूरा कांच है सड़क किनारे, वहाँ पे मिलेंगे। कोई बंद कमरे में कहीं पे नहीं मिलूंगा मैं, वहीं मिलेंगे। सड़क से निकलने वाले लोगों को दिखता है कि आप मुझसे मिल रहे हो तो ठीक है। वहाँ पर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी मुझसे क्या नाराज़गी है, इतना छाप रहे हैं। मैंने कहा कोई नाराज़गी नहीं है, अगर कुछ गलत छपा हो तो बता दीजिए, मैं उसका भूल सुधार छाप दूंगा। उन्होंने कहा मेरे पास एक पैसा भी नहीं है काली कमाई का, रिश्वत का एक पैसा भी नहीं है, भ्रष्टाचार का एक पैसा भी नहीं है। इसके साथ उन्होंने जो कहा मुझको रोना आ गया। उन्होंने मुझको कहा कि मेरे बच्चे को डायबिटीज़ है और मेरे पास उसका इंसुलिन खरीदने का पैसा भी नहीं है। आप सोचिए, मुझको एकदम से लगा जैसे मैं कोई हत्यारा हूँ, मुजरिम हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट से छाप रहा हूँ जिसके पास अपने बच्चे के लिए इंसुलिन खरीदने का भी पैसा नहीं है। आईएएस अफसर की तनख्वाह बहुत रहती है, शायद उनका परिवार का सेहत का खर्च जो है, इलाज का खर्च जो है, वो भी सरकार से मिलता होगा। लेकिन मुझको प्रभावित करने के लिए उन्होंने जब कहा मुझको कि उनके पास अपने बच्चे के लिए इंसुलिन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, मुझको बहुत खराब लगा। मुझको लगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे अफसर के बारे में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट छाप रहा हूँ जिसकी ये हालत है। खराब लगा मन में, यानी छाती पे एक बोझ सा आ गया, जबकि मैं जानता था कि ऐसी नौबत नहीं है किसी भी आईएएस अफसर का। और ये अफसर जो थे इनका तो घर बार रिश्तेदारी सब यहीं पे था। खैर, मैं किसी एक अफसर को निशाना बनाना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग इसी दर्जे के रहते हैं। और अभी तो जो जेल भेजे गए हैं इसमें कई आईएएस, आईपीएस शायद नहीं है, आईएएस हैं, इंडियन टेलीकॉम सर्विस के हैं, कई लोग हैं ऐसे। क्या किया जाए? इन लोगों को, ऐसे भ्रष्ट लोगों को नौकरी में कब तक रखा जाए? क्यों केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें मिलकर एक ऐसा तरीका नहीं निकाल पा रही हैं कि ये भ्रष्टाचार होते ही पकड़ में आ जाए? क्यों नहीं निकाल पा रही हैं?
मैं एक दूसरी बात आपको और बताता हूँ। मैंने इस स्टेट में तो खास कर देखा है, छत्तीसगढ़ में, देश में दूसरी जगहों पर भी होगा, कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं मिलती है बरसों तक। यही छत्तीसगढ़ का एसीबी ईओडब्ल्यू ये सीधा मुख्यमंत्री के मातहत काम करता है। इसमें जिन लोगों के खिलाफ केस पूरे तैयार हो गए हैं, ये एजेंसी भेजती है इजाजत के लिए। बरस दर बरस पड़े रहते हैं मामले, इजाजत नहीं मिलती मुकदमा चलाने की। तो जांच एजेंसी क्यों चला रहे हैं? ऐसे बहुत सारे मामले उंगलियों पे याद हैं, कुछ एक मामले मुझको। सरकार अपने ढांचे से भ्रष्टाचार क्या सचमुच खत्म करना चाहती है? थोड़ा शक है मुझको इसमें। अगर भ्रष्टाचार पूरा खत्म हो जाएगा तो नेताओं की हसरतें, राजनीतिक दलों की हसरतें, आपको ध्यान है ना, 5 साल ये कहा जाता था छत्तीसगढ़ को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उस समय सरकारी अफसर तो जितना कमा रहे थे। सरकारी अफसरों से परे जो सत्ता के रंगदार थे, वो सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे थे। मैं नहीं जानता वो किस अनुपात में किन लोगों के बीच में बंटता था। ईडी ज़्यादा जानती होगी। उसने मोटे मोटे पुलिंदे कोर्ट में पेश किए हैं, कहाँ किसको कितना पैसा जाता था पेश किया है। मेरा एक एक का नाम गिनाने का कोई इरादा नहीं है। ईडी ने ये कहा है, एक कोई रायपुर के मेयर हैं एजाज ढेबर, अभी आज नाम भी देख रहा था उनका मैं, विधानसभा की टिकट कांग्रेस पार्टी उनको दे सकती है। उनके भाई अनवर ढेबर, उसके बारे में कहा है कि आबकारी विभाग के वही एक किस्म से मंत्री थे। बड़ी बात कही है। मैं नहीं जानता उनके पास सबूत इतने हैं कि नहीं है। अभी तो महीनों से जेल चल रहा है, कभी यूपी, कभी यहाँ, कभी ईडी का, तो कभी एसीबी ईओडब्ल्यू का, कई तरह का चल रहा है। अफसर भी किनारे हो गए थे। मैं ये सोचता हूँ कि ये नेहरू और वल्लभ भाई पटेल की बनाई हुई जो ब्यूरोक्रेसी है हिंदुस्तान की, ये कैसे इतनी लुंज पुंज हो गई। इसको तो आयरन स्ट्रक्चर कहा जाता था, गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का आयरन स्ट्रक्चर। लौह पुरुष थे पटेल, उन्होंने बनाया था ये ढांचा कि इस तरह से ऑल इंडिया सर्विस रहेगी, केंद्र और राज्य के ये संबंध रहेंगे। क्या उनको कुछ भी नहीं सूझा था कि ये ब्यूरोक्रेसी इस दर्जे की भ्रष्ट अगर हो जाएगी तो इसको कैसे काबू किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा इसको? क्या बिल्कुल भी नहीं सोचा था उन्होंने? थोड़ा हैरान होता हूँ मैं। ये लोग तो दूरदर्शी लोग थे। सरदार पटेल ने तो एक एक रियासत को हिंदुस्तान में मिलाया था, बड़ा योगदान था उनका इतिहास में। पहले स्वतंत्रता संग्राम में, फिर भारत की पहली सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को चलाने में बड़ा योगदान था। शायद नेहरू के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही थे। तो क्या इन दोनों लोगों ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, जिसके लिए देश का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है यूपीएससी, उससे निकले हुए लोग अगर इतने भ्रष्ट हो जाएंगे और वो राज्य सरकार की लोगों के साथ भागीदारी कर लेंगे, पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे अघोषित, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकेगी? मैं तो देखता हूँ यहाँ पे कार्रवाई की सिफारिश चलते रहती है, जांच चलते रहती है। उनको एक के बाद एक कमाऊ कुर्सी पे बिठाया जाता है। मैंने तो ये भी देखा है कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए लगातार जिन अफसरों पर बोफोर्स का तोप का निशाना लगाते रहे कि ये भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हो, उन्हीं को सरकार अपनी बनने पे उन्हीं के हाथ में नकेल दे दी गई कि अब तुम ही हाँको सरकार को 5 साल उन्होंने ही सरकार हाँकी थी कांग्रेस की, जिनके ऊपर विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस की तोप का निशाना था
कि इन भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करो। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, कुछ इसी किस्म का है कि जब निर्वाचित सरकार और नौकरशाही ये दोनों जब मिलके एक हो जाते हैं, क्या कार्रवाई हो सकेगी? कहाँ जनता के जिंदा रहने की, जनता को एक ईमानदार शासन प्रशासन मिलने की क्या कोई गुंजाइश रह सकती है? परेशान हूं मैं थोड़ा सा। अनुपातहीन संपत्ति किस शक्ल में रहती है? बड़े बड़े बंगले, होटलें बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, हर कॉलोनी में फ्लैट और प्लॉट ले लेते हैं, रिश्तेदारों के नाम पे सैकड़ों एकड़ ज़मीन ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी में। मैं क्या करूँगा? उनका सबूत भी किसी को नहीं दे सकता, कोई कार्रवाई होना नहीं है। जिंदगी भर से मैं सरकारों को देख रहा हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो लोग 100% ईमानदारी के साथ जीते हैं वो भी जिंदा रह लेते हैं, अच्छे से जिंदा रह लेते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। मैंने देखा हुआ है, इस प्रदेश में ऐसे अफसर देखे हुए हैं जो मेरे घर खाना खाने आए थे, मैंने बुलाया था, आए थे। वो एक ऐसा विभाग देखते थे वो जिसका मैं उस अखबार में नौकरी करता था, उसका वास्ता पड़ता था उस विभाग से। खाना खाने के बाद जब वो निकलने लगे तो उन्होंने 35 रुपए, उस समय 2002 के आसपास की बात होगी, 35 रुपए निकाल कर मुझको दिए। तो मेरी पत्नी हक्का बक्का रह गई कि ये क्या है। तो मैंने कहा ये खाना खाने का पैसा दे रहे हैं, इन्होंने दाल बाटी खाई है यहाँ पे, तो हम लोग दाल बाटी खाने जाते हैं जेल रोड में एक जगह, वहाँ 35 रुपए थाली है, तो 35 रुपए दे के जा रहे हैं। तुम्हारे खिलाए हुए खाने का यही रेट उन्होंने लगाया है एक थाली रेस्टोरेंट जितना। तो मेरी पत्नी बहुत नाराज हुई। तो जो अफसर थे, दोस्त हैं मेरे करीबी, आज भी हैं, उन्होंने कहा आप मना मत कीजिए, आज अगर मैं यहाँ से खा के जाऊँगा बिना पैसा दिए हुए, तो कल को सुनील जी अपने अखबार के किसी कागज़ को मुझको देंगे, इनके अखबार से कोई कागज़ आएगा, तो मेरे मन में ये रहेगा कि मैं इनके घर में खा के आया हूँ इसलिए इनके साथ रियायत कर रहा हूँ, तो इनका घाटा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं अगर उस नैतिक दबाव में अगर कुछ काम करूँगा तो हो सकता है कि इनको 2 लाख रुपए के इश्तहार की जगह में 50,000 का ही इश्तहार दूँ। तो आप ऐसा मत कीजिए, ये पैसा ले लीजिए। तो वो पैसा दे के गए थे मुझको। मैंने उनको देखा है, करीब करीब 35 साल से ज़्यादा उनको देखा है। एक कप चाय उन्होंने नहीं पी किसी की, कभी एक कप चाय भी नहीं पी किसी की। अगर शिष्टाचार के नाते कहीं चाय पी तो अपने घर में चाय पिला दी। लोग अपने कंपनी के कैलेंडर डायरी लेकर मंत्रालय में उनके दफ्तर में आते थे तो खूब जमकर वो मना करते थे। जब नहीं होता था तो अपने पीए को बुला के कहते थे कि साहब ये कैलेंडर डायरी लेके आए हैं, पूरे मंत्रालय में पूछ लो, जिस बाबू के पास ना हो उनको ये डायरी दे दो, खरीदने का खर्च बचेगा। एक डायरी कैलेंडर भी किसी से उन्होंने नहीं लिया जिंदगी भर। सरकारी बंगले को अगर कुछ बेहतर करना था तो अपने खुद के तनख्वाह के पैसे से उन्होंने कुछ टाइल्स वगैरह बदलवाए थे, कुछ पर्दे के रॉड लगवाए थे, और तुरंत ही उनको दिल्ली जाना पड़ा तो सब छोड़ के गए थे। वो कोई पर्दा, रॉड, ट्यूबलाइट कुछ निकलवाए नहीं थे, जो अपने पैसे से उन्होंने लगवाए थे। कितने लोग हैं ऐसे आज तो मुझको सुनाई पड़ता है कि कुछ लोग सरकारी ज़मीन पर बना हुआ पुराना मकान अगर उनको आवंटित होता है, पूरे के पूरे मकान को बुलडोजर से गिराकर उन्होंने वहाँ नया बंगला बना लिया है। ये होता है अनुपातहीन संपत्ति। मैं नहीं जानता कि सरकारें कैसे बर्दाश्त करती हैं कि सरकारी अफसरों के बंगलों में, मंत्रियों के बंगलों में दसियों लाख रुपए के अघोषित काम होते हैं। क्यों सरकार एक ऑडिट नहीं करवाती? कौन सी सरकार करवाएगी? दिक्कत यह है, क्यों सरकार ऐसा ऑडिट नहीं करवाती कि उसके किस नेता, किस अफसर के बंगले पर हुए काम, जो अतिरिक्त कमरे बने हैं, जो अतिरिक्त फर्नीचर आया है, अतिरिक्त एसी लगे हैं, कहाँ से आए हैं?
मुझको ध्यान है कुछ एक अफसरों ने अपने दफ्तरों में, एक अफसर ने तो एक कमरे में, जिस कमरे में मैं हूँ इससे थोड़ा सा बड़ा था, एक एसी में यहाँ काम चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने 4-5 एसी लगा दिए थे। तो पता लगा बाद में कि एक उद्योग से आए हैं एसी, वो लगा दिए, नए चमचमाते एसी। ये अनुपातहीन संपत्ति जिसको लेकर अभी छापे पड़ रहे हैं, ये गिने चुने अफसर हैं जो जेल में हैं, इनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मोदी को एक कड़क प्रधानमंत्री माना जाता है। माना जाता है कि उनके ऊपर अपने परिवार का बोझ नहीं है, वो कड़े फैसले ले सकते हैं, नातेदारी रिश्तेदारी नहीं निभाते हैं, उनके परिवार का नाम लेकर कोई बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं तो दूर हूँ दिल्ली से, मुझको मालूम नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन मुझको लगता है कि अगर वो सच में ही इतनी कड़ाई बरतते हैं, इतनी ईमानदारी निभाते हैं, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विस के जो अफसर हैं इनके भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, कैसे एक बार फिर थोड़ा बहुत लोहे की सलाख डाली जाए उसमें, आयरन स्ट्रक्चर में, जो अभी लुंज पुंज हो गया है। अभी हमने देखा है कि भूपेश बघेल के 5 साल में, अभी मैंने एक नाम लिया था, क्या नाम है डिप्टी कलेक्टर का, भूल रहा हूँ मैं, नाम लिया था मैंने, सौम्या चौरसिया। लोग कहते हैं सुपर सीएम की तरह वो सरकार चलाती थी, और ऑल इंडिया सर्विस के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके, ये कहने की बात है, ऐसा शारीरिक रूप से नहीं होता होगा, उनके पैरों पर बिछे रहते थे, ऐसा लोग कहते हैं। ये कहने का एक लहजा है। क्या हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज को? कैसे उसके लोग एक कमाऊ पोस्ट पाने के लिए, मलाईदार पोस्ट पाने के लिए, एक अफसर की बात बतलाऊं आपको मैं, उसने पाँव में पड़ने से मना कर दिया था। आईएएस अफसर ऑल इंडिया सर्विसेज का, और सरकार को पूरा आईएएस अफसर ही चलाते हैं। उस अफसर की तनख्वाह शायद 15 महीने या 17 महीने, पेंशन, रिटायर होने के बाद उसकी पेंशन 15 या 17 महीने रोक दी गई, क्योंकि एक डिप्टी कलेक्टर को पसंद नहीं था वो। क्या हो गया है? ये फौलादी ढांचा शासन प्रशासन का कहाँ चले गया? सोचने की जरूरत है। और मुझको लगता है कि ये अकेले किसी एक राज्य में ये सुधार नहीं हो सकता, पूरे देश में ये सुधार होने की जरूरत है। मेरी बात कई लोगों को बहुत कड़वी लगेगी, कुछ लोगों को, कम लोगों को शायद अच्छी भी लगेगी। आप सोच के देखिएगा कि जिनको देश का सबसे बड़ा इम्तिहान छांटता है, जिनको मसूरी में ट्रेनिंग दी जाती है, मुझको भी वहाँ पे पढ़ाने 4-5-6 दिन के लिए बुलाया गया था। मैं जा नहीं पाया था, उन्हीं दिनों में फिलिस्तीन जा रहा था तो जा नहीं पाया था। सोच के देखिए कि इतना देश का सबसे उम्दा प्रशिक्षण और सेवा शर्तें इतना सुरक्षित रखती हैं कि आईएएस, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इसको कई लोग IM सेफ भी कहते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हरियाणा में आपको ध्यान है, अशोक खेमका नाम का एक अफसर था, जिसको शायद 25 साल की नौकरी में 30 बार तबादला किया गया है, ऐसा कुछ आंकड़ा है इसी तरह का। जितने साल की नौकरी थी उससे ज़्यादा बार तबादला किया गया था। नौकरी खा नहीं सका उसकी कोई, हर सरकार उसको पूरा का पूरा चबा जाना चाहती थी, लेकिन कोई बेईमानी नहीं की थी तो उसको पकड़ नहीं पाई, उसको जेल नहीं डाल पाई। ऐसी नौकरी है। इसमें क्यों लोग अनुपातहीन संपत्ति इतना कमाते हैं? उनकी बची जिंदगी के लिए तो उनकी पेंशन भी बहुत है। सोच के देखिएगा। मैं तो फिक्रमंद हूँ इस देश के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि लोकतंत्र का काफ़ी बड़ा हिस्सा यही लोग हाँकते हैं। मैंने अपने करीबी लोगों में जितना भ्रष्टाचार देखा है, और मेरे पास कोई सबूत नहीं थे, मैं जानता था कि ये भ्रष्ट हैं,
मैं उनसे एक शिष्टाचार की दूरी बनाकर चलता था, लेकिन सरकार तो सरकार है, अच्छे हैं या भ्रष्ट हैं, जिस कुर्सी पे हैं, अगर आपको काम पड़ता है तो उनसे बात करनी पड़ती है। कई लोग अभी जेल जाने की कतार में हैं। सरकारें आती जाती रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, अफसरों को कम से कम ये तो ख्याल रखना चाहिए कि बाकी ज़िंदगी जेल में न रहें, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है उनको लगता हो कि मामूली खतरा झेल कर इतनी कमाई कर लेना ठीक है कि वो बड़े बड़े देश के सबसे बड़े मुजरिमों को बचाने वाले वकीलों को कर सकें, ऐसा भी कुछ लोगों को लग सकता है। सोचिएगा आप इस बारे में। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको भेजिएगा दूसरे लोगों को। हर किसी के कोई न कोई अफसर पहचान के होंगे, हर किसी का, बड़े अफसर ना सही, छोटे अफसर से भ्रष्टाचार का कभी वास्ता पड़ा होगा। पटवारी है, तहसीलदार है, थानेदार है, कोई डीएसपी है, कोई डिप्टी कलेक्टर है। उन लोगों को ये बात सुनने में अच्छी बुरी कैसी लगती है आप देखिएगा, भेज के देखिएगा, बात कीजिएगा। जिन लोगों को नौकरशाही के बारे में नहीं मालूम है वो पढ़ के देखिएगा कि नेहरू और पटेल के समय इस ढांचे को कैसे बनाया गया था, ब्रिटेन से कौन सी चीज़ें ली गई थी, आज ये गटर में कैसे चली गई है, सोच के देखिएगा। आज भी अच्छे लोग बहुत सारे हैं, पूरी की पूरी सर्विस खराब नहीं हो गई है, लेकिन खराब लोग बहुत बढ़ गए हैं। जितने लोग जेल जा रहे हैं इससे बहुत बड़ी कई गुना लोग ऐसे खराब हैं, जेल जाने लायक हैं लेकिन बचे हुए हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। मुझको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर वो देश को सचमुच ही सुधारना चाहते हैं तो उनको एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाना चाहिए पूरे देश के लिए। उसमें देश के जो सबसे बेदाग नौकरशाह रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को लेना चाहिए, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जैसे सामाजिक आंदोलनकारी हैं उनको लेना चाहिए, कुछ अखबार वालों को लेना चाहिए, मेरी दिलचस्पी नहीं है, कुछ अखबार वालों को लेना चाहिए जिन्होंने लगातार शासन प्रशासन की रिपोर्टिंग की है, देखा है करीब से, और इसको सुधारना चाहिए। देश की बहुत बड़ी बर्बादी जो है इस भ्रष्टाचार में जा रही है। देखते हैं मोदी जी क्या कर सकते हैं। मुझको उम्मीद है कि वो एक मजबूत और पक्के इरादों वाले नेता हैं। मेरी उनकी असहमति कुछ बातों को लेकर हो सकती है, लेकिन अगर वो देश की शासन प्रशासन की व्यवस्था चलाने वाले अफसरों को अगर सुधार देंगे तो मैं उनका बड़ा एहसान मानूंगा और कम से कम 4 बार उनके तारीफ में एडिटोरियल लिखूंगा, एडिटोरियल पर बोलूंगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चला रहे हो चाहे पीछे बैठ रहे हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजर रहा है जो मैं अपने आसपास दोपहिए पर एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की खबरें ना देखूं, एक दिन भी ऐसा नहीं है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फिक्र रखिए। हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक हमारे कार्यक्रम देखें, अखबार हमारा पढ़ें। मेरे अपने स्वार्थ में भी ये ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक ज़िंदगी जिएं, लंबे समय तक रहें। फिर मिलेंगे।